Mr. Fernandez, straight question. Which one was big? Corruption, communalism? Indulging in corruption, they will face it. थैंक यू सो मच. ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दिस. नकवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपको जल्दी जाना था. आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. ऑस्कर फर्नांडिस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ये शो बड़ा इंटरेस्टिंग है. अगर हम देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये सवेरे 6 बजे से मैं अलग अलग स्टूडियो में एंकर कर रहा हूँ. पहला स्टेटमेंट मैंने किसी कांग्रेसी नेता का देखा जो ये कह रहा है कि नहीं बीजेपी वाले कह रहे हैं हाँ साहब हम करप्शन के कारण हारे. नहीं साहब आप करप्शन के कारण नहीं हारे. आप करप्ट नहीं हैं, आप तो कम्युनलिज्म के कारण में हारे. जी, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ. तो सबक है वो कांग्रेस को मिल गया है. कांग्रेस को सबक मिला है कि आप करप्शन की बात ना करें. वो स्वीकार नहीं करेंगे. एक इंटरेस्टिंग चीज और है. कैप्टन गोपीनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिएक्शन देने के लिए इस पूरे मुद्दे के ऊपर. कैप्टन गोपीनाथ, कर्नाटक का इलेक्शन हुआ करप्शन के ऊपर, क्योंकि बीजेपी के मुख्यमंत्री वहां पे करप्शन पे लिप्त थे. उन्होंने उस मुख्यमंत्री को निकाला भी. लेकिन अब जो वर्डिक्ट आया, आप उसको कैसे देखते हैं? क्विक रिएक्शन टू दिस. कैप्टन गोपीनाथ से संपर्क टूट गया. अब इस वक्त मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा. इसका राष्ट्रीय राजनीति पर निश्चित तौर पर एक बड़े तौर पर असर पड़ेगा. हमने देखा ग्रामीण हो, कर्नाटक के इलाका, रूरल एरियाज हो या अर्बन एरियाज हो, बीजेपी को वहां पे नुकसान हुआ है. येदियुरप्पा कितना बड़ा नुकसान देके गए बीजेपी को. अगर हम सीटों के लिहाज से, अगर आप कर्नाटक की बात करें तो मुझे लगता है सीटें हैं. आप कुल जमा पूरा का पूरा 2002 का उत्तर प्रदेश का समीकरण उठाइए और आप देखेंगे वैसा का वैसा हिस्ट्री रिपीट हुई है. उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में थी, कल्याण सिंह ने पार्टी तोड़ी, अपनी पार्टी बनाई. उन्होंने बीजेपी को डुबाने के लिए इलेक्शन लड़ा. वो खुद कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने बीजेपी को डुबो दिया. दिस मीन्स कि करप्शन सेंट्रल लेवल पे भी बड़ा इशू होगा और पीपल आर वोटिंग अगेंस्ट करप्शन. बिल्कुल. बल्कि मैं यहां तक कहूंगा कर्नाटका स्प्लिट वोटिंग के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है. यकीन मानिए अगर इस समय कर्नाटक में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अगर एक साथ भी होते तो मेरा पक्का यकीन है कि लोगों ने 2 अलग अलग वर्डिक्ट दिए होते. स्थानीय स्तर पे कर्नाटक के अंदर भाजपा की सरकार हारती, लेकिन लोकसभा के लेवल पे लोगों ने केंद्र की सरकार के खिलाफ वोट दिया होता. अगले कुछ महीनों में कई बड़े राज्यों में चुनाव है. राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है. लेकिन एक बात और है, कर्नाटक जो जीतता है वो दिल्ली वापस नहीं जीतता. ये कर्नाटक की बड़ी उलटबाजी है, बहुत जबरदस्त, कि कर्नाटक में जिसकी सरकार बनती है उसकी केंद्र में सरकार नहीं बन पाती. दिल्ली में भी तो दिल्ली जीतता है, वो केंद्र में जनता है. तो ये बड़े इंटरेस्टिंग इक्वेशन है. हालांकि इनका कोई साइंटिफिक पैरामीटर नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर दिमाग में अपने को रखना पड़ेगा और ये समझना होगा कि देश की जनता अब बहुत इवॉल्व हो चुकी है. आप ये देखिए कर्नाटक में युवा मतदाताओं का जो रोल रहा है उससे बीजेपी की भी आंखें खुली, क्योंकि बीजेपी युवा मतदाताओं को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलती थी. ये युवा मतदाता जो कि आज की तारीख में 60% हैं इस देश के, वो ये नो नॉनसेंस मतदाता है. उनको कंज्यूमर की तरह से एक अच्छी सरकार चाहिए. अगर आप डिलीवर करेंगे तो आप एक हाथ वोट लेंगे, आप नहीं लेंगे तो दूसरे हाथ वो वोट अपना वापस लेंगे. चलिए, फिलहाल कर्नाटक में अगर मैं बीजेपी के लिए पूछूं तो कौन से 2 बड़े सबक है कर्नाटक के लिए? कर्नाटक में बीजेपी के लिए 2 सबसे बड़े सबक हैं. उसमें से पहला सबक ये है कि अगर आपने जनता के सामने पार्टी विद डिफरेंस कह के जाने का नाम लिया है तो लिव योर वर्ड्स. जो आपने जनता को वादा किया है वो निभाइए. और दूसरा सबक ये है कांग्रेस से इस कला को सीखिए कि अपने रूठे हुए साथियों को कैसे मनाना है और कैसे वापस लाना है. लगता है सीख लिया. हम आपको सुनाना चाहेंगे राजीव प्रताप रूडी से. जब हमने सवाल पूछा कि क्या येदियुरप्पा की कमी खल रही है तो क्या जवाब दिया राजीव प्रताप रूडी ने जी मीडिया से खास बातचीत. आइए आपको सुना देते हैं. फिलहाल इतना ही. नमस्कार. रूडी साहब, एक छोटा सवाल और आखिरी सवाल, उसके बाद आप जा सकते हैं. येदियुरप्पा को वापस बुलाएंगे? आपका सुझाव तो अच्छा लग रहा है, हम पार्टी में चर्चा रखेंगे. चलिए.
से तो आए थे। कोई नहीं, घुमा लेते हैं। पापा लेफ्ट? पापा राइट लेफ्ट? राइट या लेफ्ट से? क्या हुआ, गुम हो गए क्या? हाँ, तुम्हारे पापा ने मैप उल्टा पकड़ा हुआ। हाँ, गुम भी हो गए तो क्या गम, नई होंडा अमेज दे सबसे ज्यादा माइलेज। होंडा अमेज, बदले आपकी दुनिया। फैंटास्टिक चमक है घर की यार। थोड़ा लेफ्ट राकेश, घर बहुत जच रहा है यार। क्या ले तो एशियन पेंट्स अल्टेमा लगाओगे तो लोग सिर्फ घर के बारे में ही पूछेंगे। क्या आपको मंजूर है? हम जानते हैं कि अपनों की भीड़ में किसी खास को खुश रखना कितना मुश्किल है, इसीलिए सिम्फनी स्टॉर्म विद सुपीरियर एयर थ्रो, रिमोट और एलसीडी पैनल। जगह बड़ी हो या भीड़, ख्याल रखे सबका। सिम्फनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। Luxury Naturescape Township in Mumbai. Nahar's Amrit Shakti. Let life begin. इंडिया की हर जरूरत के लिए हमने बनाया है एक सिम्फनी, और हमारा हर कूलर सिर्फ 1 या 2 बल्ब के बिजली के खर्चे पर रखे इंडिया को कूल। सिम्फनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। ये मेरा टाइम तो अब भी चल रहा है। तुम रोज और यंग होती हो। इससे बेटर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। मैं तो दादी से सीखी हूँ। PC Jeweler, Jeweler for generations. अब 8 मई से हिसार और 11 मई से पश्चिम विहार दिल्ली में भी मूर्ति अब राजस्थान में राज करता है। अच्छा, कितना डस्ट। पर आज नो राज। जब बाहर आंधी उठता, अंदर मीनाक्षी तूफान बन जाता। कभी टेबल से लड़ता, कभी कर्टन से। द फाइटर विद द डस्टर। मोटी टू स्टॉप द स्टॉर्म, प्रेस ऑन। मेरा वोल्टास ऑल वेदर एसी का सुपर डस्ट गार्ड डस्ट को घर के बाहर रखता और एक्टिव डी-ह्यूमिडिफायर, इंस्टा कूल कंप्रेसर और इंटेलिजेंट हीटिंग दे कंफर्ट ऑल ईयर राउंड। जब डस्ट जाता, मूर्ति का राज वापस आता। नमस्कार, जी बिजनेस के बेहद ही खास कार्यक्रम म्यूचुअल फंड्स में आपका स्वागत है। इनफैक्ट इस शो में सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बात करेंगे। म्यूचुअल फंड से किस तरीके से आप लंबी अवधि के लिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। आपके सवालों के जवाब भी देंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं आज बजाज कैपिटल से अनिल चोपड़ा जी, जो कि ग्रुप सीईओ है बजाज कैपिटल के। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। धन्यवाद अजय। तो सबसे पहले यहाँ पर दर्शकों को बता दें कि अगर म्यूचुअल फंड से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो और राय लेना चाहते हो एक्सपर्ट से, तो तरीका काफी सिंपल है। आपको इस शो में ज्वाइन होने के लिए या तो आप मेल लिख सकते हैं fund@gnetwork.com पे, डिटेल प्रश्न लिख के भेजें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करें, और इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं, फंड लिखें, उसके बाद अपना म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ प्रश्न हमें लिखकर भेज दें 57575 पर। चलिए अनिल जी, सवाल आपका सिलसिला शुरू ही करते हैं। पहले व्यूअर इस समय हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अनिरुद्ध जी बीकानेर से लाइन पे मौजूद हैं। अनिरुद्ध जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। म्यूचुअल फंड से जुड़ा क्या प्रश्न है आपका? नमस्कार सर, मैं बीकानेर से बोल रहा हूँ जी। सर, आई एम एन मर्चेंट नेवी एंड लाइक आई कैन इन्वेस्ट अराउंड 15 to 20,000 in a month, and like the investment plan could be like 3 to 4 years. जी, आपने बताया आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ऐसे म्यूचुअल फंड में? काफी मोटी कमाई है, तुमको पता ही है, आप मर्चेंट नेवी में काम करते हैं, पर ओवरऑल कितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? अराउंड 15 to 20,000 I can invest in a month.
पहले कभी म्यूचुअल फंड के जरिए कुछ भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की है आपने? No, sir, never, never. उम्र आपने बताई 23 साल। अनिल जी 23. 23 साल की उम्र है, 10 साल की अवधि का इनका नजरिया काफी लंबी अवधि के लिए, इनफैक्ट इस उम्र में काफी अच्छी कमाई। पर ओवरऑल अब जब फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो 15 से 25,000 रुपए अगर म्यूचुअल फंड में एलोकेट कर दें, हालांकि इक्विटी कंपोनेंट काफी हैवी रखना चाहिए इस उम्र में, इनको अच्छे खासे रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। पर वो किस तरीके से इस समय म्यूचुअल फंड के जरिए आप मानते हैं इनका आइडियल पोर्टफोलियो क्रिएट हो सकता है? फंड एलोकेशन कैसे करें, कौन से फंड का चुनाव करें ताकि फायदा होता हुआ नजर आए? देखिए, पहली तो बात हम बताना चाहेंगे अनिरुद्ध जी को कि अभी ये यंग हैं और इनको एक अच्छा ब्रेक मिला है मर्चेंट नेवी में, तो इनको कुछ कायदे याद रखने चाहिए कि सबसे पहला कानून यह है कि आप अपनी इनकम का तकरीबन 30% जोड़ें अपनी लंबी अवधि के गोल्स के लिए। तो अगर आप 2 लाख रुपए कमा रहे हैं तो तकरीबन 50 से 60 हजार रुपए जोड़ना अभी से शुरू करेंगे अगर, तो आप पाएंगे कि आप जिंदगी के अपने काफी सारे गोल्स पूरे कर पाएंगे। रही बात कि आप कैसा पोर्टफोलियो बनाएं, तो क्योंकि अभी आप यंग हैं और हमारा एक जो नियम है वो ये है कि 80 में से अपनी उम्र घटा के जितना बचता है उतने % आपकी सेविंग्स का इक्विटी में जाना चाहिए। तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश स्टार्ट करें, और उसका जो गोल्डन रूल है वो ये है कि आप तकरीबन 30% लगाएं लार्ज कैप फंड्स में और 30% लगाएं फ्लेक्सी कैप फंड में, और बाकी 40% लगाएं आप बांट के मिड कैप फंड्स में और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स या कुछ थीमेटिक फंड्स में। तो हम आपको यहाँ पे कुछ नाम सुझा देते हैं कि आप लार्ज कैप जो फंड्स हैं उसमें तो आप एसबीआई मैग्नम इक्विटी फंड चुन सकते हैं, या आप एक्सिस का इक्विटी चुन सकते हैं, और मिड कैप फंड्स में आप रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड या फ्रैंकलिन इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड, और साथ में अगर आपने पूरे पोर्टफोलियो को बैलेंस करना है तो आप टाटा डिविडेंड इक्विटी फंड भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप अच्छे फाइनेंशियल प्लानर से सलाह करके और पैसे को बांट के चलें और थोड़ा और पैसा जोड़ें आप, तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। पर ओवरऑल शादी की रकम की जरूरत भी होगी अनिल जी, और वो उन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, हालांकि 23 साल इनकी उम्र है। पर क्या गोल्ड पे अभी बुलिश आप हैं, क्या वो भी पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं गोल्ड फंड या गोल्ड ईटीएफ के जरिए? देखिए, गोल्ड हर एक पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लेकिन उसका एक जो थंब रूल है वो ये है कि 10% से ज्यादा गोल्ड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड की अगर अभी तक की हम हिस्ट्री पर निगाह डालें तो गोल्ड हमेशा इन्फ्लेशन के जितनी ही रिटर्न देता है, कभी ना उससे ज्यादा देता है ना उससे कम देता है। तो ये आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है लेकिन ज्यादा बढ़ाता नहीं है, यही अभी तक की हिस्ट्री ने दर्शाया है। तो हमारी सारे दर्शकों को सलाह रहेगी कि ओवरऑल जितना बड़ा आपका पोर्टफोलियो है उसका 10% तकरीबन गोल्ड या गोल्ड रिलेटेड म्यूचुअल फंड या गोल्ड रिलेटेड ईटीएफ में होना चाहिए। तो आप खुद ही एक हिसाब लगा लें कि आपका अगर ऑलरेडी 10% से ज्यादा गोल्ड में निवेश ऑलरेडी है तो आपको और ज्यादा नहीं करना चाहिए, अगर नहीं है तो आप गोल्ड में एक सिप स्टार्ट कर सकते हैं रिलायंस गोल्ड फंड में या एसबीआई गोल्ड फंड में, लेकिन याद रखें 10% से ज्यादा नहीं। मात्र 10% से ज्यादा यहाँ पर गोल्ड में एलोकेशन ना करें। लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप फंड्स, इक्विटी फंड्स का यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस ज्यादा देखने को मिलेगा। फंड्स एसबीआई इक्विटी, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज और टाटा डिविडेंड यील्ड प्लान ए, इन फंड्स में नजर रख के चल सकते हैं, लंबी अवधि में फायदा होता हुआ नजर आएगा। चलिए इसी बीच सुखविंदर जी का प्रश्न लेते हैं, जोधपुर से इन्होंने हमको मेल के जरिए भेजा है। 35 साल इन्होंने अपनी उम्र बताई और म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू की है इन्होंने, 10 साल के लिए पोर्टफोलियो बनाया है और जाना आपसे चाहते हैं अनिल जी क्या वो पोर्टफोलियो ठीक है कि नहीं। ओवरऑल काफी बेहतर इनका पोर्टफोलियो नजर आ रहा है, एचडीएफसी इक्विटी, आईसीआईसी फोकस, ब्लू चिप, यूटीआई, बैंकिंग फंड और साथ ही रिलायंस गोल्ड में भी इनका फंड एलोकेशन है। पोर्टफोलियो आपके पास भेजा गया, आपको क्या लगता है यहाँ पर थोड़ा बैलेंस इन्होंने ठीक कर रखा है? हालांकि एक यहाँ पर सेक्टोरल फंड है यूटीआई बैंकिंग, पर बैंकिंग काउंटर्स ने पिछले साल काफी बेहतर रिटर्न दिए थे, इस साल थोड़ा यहाँ पर सबड्यूड मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो किस तरीके से बदलाव कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो, या फिर आप बिल्कुल छेड़छाड़ ना करें आप मानते हैं? नहीं, देखिए थोड़ी छेड़छाड़ करना आवश्यक है, क्योंकि सेक्टोरल फंड में जो निवेश है वो कम से कम रखना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। वो किसी खास पीरियड में तो आपको रिटर्न अच्छी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा पीरियड भी आ सकता है कि जब उसमें आपकी रिटर्न माइनस हो जाए। और एक अच्छे बैलेंस पोर्टफोलियो के लिए जरूरी है कि आप उसमें जो वेटेजेस हैं वो पहले डिसाइड कर लें और उनको फॉलो करें। और जैसे कि हम हर प्रोग्राम में हर दर्शक को बताते आए हैं कि तकरीबन 30% के करीब लार्ज कैप में, 30% के करीब फ्लेक्सी कैप में और 15% के करीब मिड कैप में, और बैलेंस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर या थीमेटिक फंड या गोल्ड फंड्स में ऐसे निवेश करके चलें। इनका अगर हमने पोर्टफोलियो रिव्यू किया तो पाया कि 60% इनका 10,000 में से 6,000 रुपया तो बैंकिंग और गोल्ड में ही जा रहा है, जो कि बहुत स्क्यूड है, अनबैलेंस्ड है और ये हेल्दी नहीं है। तो हम इनको सलाह देंगे कि अगर ये बढ़ा नहीं सकते, इसी 10,000 रुपये को इन्होंने फेरबदल करना है, तो हम इनको सलाह देंगे कि ये एक तो एचडीएफसी इक्विटी में बढ़ा दें, 2,000 से 3,000 रुपये कर दें, ताकि इनका लार्ज कैप थोड़ा बढ़ जाए। और आईसीआईसी पोटेंशियल फोकस ब्लू चिप में भी बढ़ा सकते हैं, 2,000 से 1,000 बढ़ा के 3,000 कर दें, ताकि वहां पे भी इनका 30% हो जाए। इनके पोर्टफोलियो में मिड कैप है ही नहीं, तो मिड कैप में हम सलाह देंगे कि एसबीआई इमर्जिंग बिजनेस फंड में 1,500 रुपए की सिप स्टार्ट कर सकते हैं, और आईसीआईसी पोटेंशियल डिस्कवरी फंड में
ये 1500 की सिप स्टार्ट कर सकते हैं। और बैंकिंग फंड और गोल्ड फंड जहां इनका 3-3 हजार रुपये जा रहा है उसको ये कम करके 500 रुपये ला सकते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और दूसरी इनके लिए विकल्प ये है कि अगर ये अपनी सेविंग्स कैपेसिटी को बढ़ा सकें, जो अभी 10,000 रुपये महीने का जोड़ रहे हैं, अगर ये 10 से 15,000 कर सकें तब ये फंड्स को और अच्छा बैलेंस कर सकते हैं। चलिए, और 10 साल में 12% सैलरी रिटर्न पे अगर आप 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करते चले जाएंगे तो 23.25 लाख तक की राशि आप जुटा लेंगे। पर ओवरऑल बैंकिंग फंड्स में और साथ ही गोल्ड फंड्स में एक्सपोजर थोड़ा कम करना है, जैसे कि अनिल जी ने बताया, और मिड कैप फंड्स और लार्ज कैप में थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा करें अपने पोर्टफोलियो में। इस तरीके से आप ज्यादा बैलेंसिंग करके चल सकते हैं। चलिए, इसी नोट पे एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, जब लौटेंगे कहीं मत जाइए। अनिल चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं बजाज कैपिटल से, आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े प्रश्नों के ऊपर राय देने के लिए। पापा थोड़ी सीट पीछे कर लो। हाँ कर लो बेटा, और कर लो, बहुत जगह है। नहीं हो गया। क्यों, एक्सीलरेटर तक पैर नहीं पहुंच रहे हैं क्या? कुछ ज्यादा ही स्पेस है नई होंडा अमेज में। होंडा अमेज, बदले आपकी दुनिया। इंडिया की नई जनरेशन को किसी की नजर न लगे, इसीलिए सिम्फनी का हर कूलर दे सिर्फ फ्रेश और हेल्दी एयर। इंडिया की हर जरूरत के लिए हमने बनाया है एक सिम्फनी, और हमारा हर कूलर सिर्फ 1 या 2 बल्ब के बिजली के खर्चे पर रखे इंडिया को कूल। सिम्फनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। Luxury Naturescape Township in Mumbai. Nahar's Amrit Shakti. Let life begin. मेरा वोल्टास ऑलवेदर एसी, इसका इंस्टाकूल कंप्रेसर और सुपर डस्ट गार्ड एक्टिव डिह्यूमिडिफायर एंड इंटेलिजेंट हीटिंग दे कंफर्ट ऑल ईयर राउंड। मेरा टाइम तो अब भी चल रहा है। तुम रोज और यंग होती हो। इससे बेटर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। मैं तो दादी से सीखी हूँ। BC Jeweler for generations। अब 8 मई से हिसार और 11 मई से पश्चिम विहार दिल्ली में भी। देखिए, म्यूचुअल फंड शो में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि अगर आप इस शो के जरिए अपने म्यूचुअल फंड से जुड़े कोई भी प्रश्न हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं तो तरीका काफी सिंपल है। fund@zenetwork.com पे आप मेल लिखें, अपना प्रश्न लिखकर हमें भेजें, कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करें। और इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स पर जाएं, फंड लिखें, उसके बाद अपना प्रश्न लिखकर हमें भेज दें 57575 पर। अमित ओसवाल जी पनवेल से हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। अमित जी, म्यूचुअल फंड से जुड़ा क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? अमित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। चलिए, इनका प्रश्न ले लेते हैं। और अनिल जी ने प्रश्न भेजा, म्यूचुअल फंड्स में निवेश, 28 साल इनकी उम्र है, 5 साल के लिए एमएफ में निवेश किया है और इनका चुनाव कैसा है ये जानना चाहते हैं। पोर्टफोलियो में अगर देखें तो यहाँ पर HDFC टॉप 200, HDFC बैलेंस्ड, IDBI गोल्ड ETF इनके पोर्टफोलियो मौजूद है। HDFC EMCs की तरफ
स्क्यूड है पोर्टफोलियो। पर फंड सिलेक्शन क्या आपको लगता है बिल्कुल ठीक है? हालांकि हमें शो के दौरान पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि गोल्ड ईटीएफ यहाँ पर क्या इनके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब जिस तरीके के हालात हैं यहाँ पर वर्ल्ड मार्केट्स में, जिस तरीके का रीबाउंड है, इक्विटी मार्केट आउट परफॉर्म कर रही है और गोल्ड पे इस समय थोड़े बेरिश बेट्स ज्यादा लगते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है ये बैलेंस पोर्टफोलियो है? देखिए, एचडीएफसी टॉप 200 तो एक सदाबहार एवरग्रीन एक स्कीम है जो कि लार्ज कैप की एक मानी जानी स्कीम है और ये हमेशा टॉप क्वार्टाइल में रहती है, तो ये हर एक के पोर्टफोलियो में रह सकता है। लेकिन इसकी परसेंटेज जैसे मैंने पहले बताया सारे लार्ज कैप फंड की मिला के 30 से 40 के बीच में रहनी चाहिए, तो अच्छी सिलेक्शन है। एचडीएफसी बैलेंस फंड जो है वो ऐसे लोगों के लिए है जिनका टाइम होराइजन 3 से 5 साल का है, तो इन्होंने लिखा कि इनका टाइम होराइजन 5 साल का है, तो एचडीएफसी बैलेंस फंड भी एक बेहतरीन स्कीम है बैलेंस फंड कैटेगरी में। लेकिन फंड्स की डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, दोनों स्कीम जो है वो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की हैं। और तीसरी जो इनकी आईडीबीआई का जो इनका गोल्ड का है वो तो इनको वही रिटर्न देगा जो कि गोल्ड की प्राइसेस में जो उतार चढ़ाव आएगा वही इनको यहाँ मिलेगा। तो जैसे हमने पहले बताया कि गोल्ड फंड्स में 10% से ज्यादा एलोकेशन नहीं होना चाहिए, तो इनका एलोकेशन 50% का है जो कि ज्यादा है। अगर इनका ये कंप्लीट पोर्टफोलियो है, उनका और कहीं अगर निवेश नहीं है, तो गोल्ड में ये ज्यादा निवेश कर रहे हैं, इससे उनको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो इनको चाहिए कि ये इसको रीबैलेंस करें या फिर इसको यही चलने दें और कुछ और पैसा जोड़ें मिड कैप फंड्स में और फ्लेक्सी कैप फंड्स में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजीव जी चेन्नई से हमारे साथ जुड़े हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। राजीव जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में, आप पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। हेलो, हाँ जी सर। फर्स्ट बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन आई जस्ट लाइक टू गिव अ ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ। जी। I have been working from last 15 years. Out of that 13 years I was out of India. और पिछले 2 साल पहले ही मैं इंडिया में वापस आया हूँ और मैं म्यूचुअल फंड एंड गोल्ड ईएफटी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। आई एम प्लानिंग टू स्पेंड सम 20 to 25,000 per month. And I am ready to take the higher risk, but I want to have the higher return. So I like you to suggest some good mutual fund based on equity as well as the EFT, gold EFT. पर जब आप वापस आए आपने देखा यहाँ पर इक्विटी मार्केट, जब आपने बताया 2 साल पहले आप वापस आए थे करीब, तो उस समय इक्विटी मार्केट सिचुएशन, अब जो इस समय इक्विटी मार्केट्स लगातार हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, आपने कुछ ट्रैक किया यहाँ पर गोल्ड की परफॉर्मेंस? आपने देखा होगा कि पिछले 2 सालों में काफी बेहतर बढ़ती नजर आई और इक्विटी मार्केट्स ने उतने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स नहीं दिए थे, तो अब आप किस लिहाज से यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ईटीएफ आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं सर, एक्चुअली जो भी मेरा कुछ सेविंग है वो ऑलरेडी डेप्ट में काफी है। बहुत कुछ लैंड परचेस है और बहुत कुछ आई हैव द फिक्स्ड डिपॉजिट, तो स्पेशली आई एम इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट द मनी इन द म्यूचुअल फंड। चलिए, जमीन में ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, तो अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ईटीएफ के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं। पर फिर से अनिल जी मैं आपसे ही पूछूंगा कि गोल्ड ईटीएफ इनफैक्ट जो परफॉर्मेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं और आपने बोला 10% ज्यादा के यहाँ पर एलोकेशन नहीं होना चाहिए, पर गोल्ड क्या आपको लगता है जिस तरीके से इनफैक्ट यहाँ पर काफी बेहतर रिटर्न्स दे चुका है, पर अब इन्फ्लेशन कम होने के आसार हैं, तो हो सकता है कि नेगेटिव रिटर्न्स भी देखने को मिले जो कभी हमने गोल्ड में आते हुए नहीं देखे थे पिछले 13 साल में? नहीं, देखिए, अगर गोल्ड की आप छोटी हिस्ट्री में मत जाइए, आप लंबी हिस्ट्री पर अगर जाते हैं तो कई बीच में ऐसे एक लंबे पीरियड्स आए हैं 5-5, 7-7 साल के, जब गोल्ड के भाव में कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ है और वो 10 का 10 बना रहा है। तो ऐसा नहीं है कि गोल्ड के जो रेट्स हैं वो हमेशा ही चढ़ते जाएंगे, क्योंकि काफी चीजों पर निर्भर करते हैं। ये सप्लाई एंड डिमांड पर निर्भर करते हैं, ये डॉलर रूपी रेट पर निर्भर करते हैं और ये इंपोर्ट ड्यूटी पर निर्भर करते हैं। जैसे कि पीछे सरकार ने खुद ये ऐलान किया बजट में कि वो ये चाहती है कि जो भारतीय जनता है उसका रुझान गोल्ड की तरफ थोड़ा कम हो, क्योंकि ये अनप्रोडक्टिव एसेट है और ये जो पैसा लोग गोल्ड में लगाते हैं ये इकोनॉमी में नहीं आता है। तो एक मूव है गवर्नमेंट के बिहाफ पे कि लोगों का रुझान गोल्ड की तरफ थोड़ा कम किया जाए। इसी के चलते इन्होंने इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी भी थोड़ी बढ़ाई और उसके बाद जब डॉलर चढ़ना शुरू हुआ तो गोल्ड के भाव तेजी से नीचे आए। तो इन सब चीजों में ना जाके आम आदमी को ये ध्यान रखना चाहिए कि टोटल जमा पूंजी का 10% के करीब गोल्ड में हो। यानी कि अगर आपके पास सारे शेयर्स, बैंक डिपॉजिट्स और प्रोविडेंट फंड मिला के 50 लाख रुपए की आपके पास जमा पूंजी है, तो 5 लाख रुपए तक का आपके पास सोना या सोने से रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए। ये एक छोटा सा थंब रूल है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर रही बात राजीव जी की, जो कि चेन्नई से हैं और 15 साल बाहर काम करके आए हैं और सारा पैसा इन्होंने अभी तक फिक्स डिपॉजिट्स और लैंड में लगा रखा है, तो इन्होंने थोड़ी सी, तो हम बोलेंगे कि देरी कर दी है, इनकी ट्रेन छूट चुकी है इक्विटी की, क्योंकि अगर ये पहले से इक्विटी में निवेश कर रहे होते तो अभी इनका काफी पैसा जुड़ गया होता। लेकिन अभी भी ये स्टार्ट कर सकते हैं। और जो इन्होंने बोला कि ये करीब 20-25 हजार रुपये जोड़ना चाहते हैं,
तो इनको हम यही सलाह देंगे कि गोल्ड में तो 10% जोड़ें, यानी कि 30,000 में से 3,000 रुपया, लेकिन बाकी जो अमाउंट्स हैं वो जो अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स हैं उसमें बांट के लार्ज कैप में, मिड कैप में, फ्लेक्सी कैप में बांट के लगाएं। हम इनको नाम सुझाव देते हैं। लार्ज कैप में ये चुन सकते हैं फ्रैंकलिन इंडिया का ब्लू चिप फंड या फिर रिलायंस का टॉप 200 फंड, और यूटीआई का अपॉर्चुनिटीज फंड चुन सकते हैं, ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, और आईडीएफसी का स्टर्लिंग इक्विटी है। इसके अलावा ये सुंदरम सेलेक्ट मिड कैप कैटेगरी में चुन सकते हैं। तो ऐसे करके ये 5-6 फंड्स में अगर 5-5 हज़ार रुपये जोड़ते हैं तो और एक लंबा नजरिया रखते हैं तो बेहतर रहेगा। एक उन्होंने और सवाल किया कि ये रिस्क ज्यादा लेने को तैयार हैं बशर्ते कि उनको हाईएस्ट रिटर्न मिले। तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिससे आपको हाईएस्ट रिटर्न की उम्मीद हो। म्यूचुअल फंड्स की में किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं दी जाती है। इसमें जो रिटर्न्स हैं वो मार्केट्स के हिसाब से आती हैं। आप रिस्क ले रहे हैं तो आपको रिवार्ड उसका जरूर मिलेगा, लेकिन हाईएस्ट रिटर्न नहीं मिलेगी। चलिए इसी नोट पे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए म्यूचुअल फंड शो। पापा थोड़ी सीट पीछे कर लो। हाँ कर लो बेटा, और कर लो, बहुत जगह है। नहीं हो गया। क्यों, एक्सीलरेटर तक पैर नहीं पहुंच रहे हैं क्या? कुछ ज्यादा ही स्पेस है नई होंडा अमेज में। होंडा अमेज, बदले आपकी दुनिया। Belongs to a select few. Signature after match parties brought to you by Signature Premier Natural Mineral Water, the sign of success. इंडिया की हर जरूरत के लिए हमने बनाया है एक सिम्फनी, और हमारा हर कूलर सिर्फ 1 या 2 बल्ब के बिजली के खर्चे पर रखे इंडिया को कूल। सिम्फनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। देखिए म्यूचुअल फंड शो में आपका स्वागत है। अगले प्रश्न को भरते हैं, और प्रश्न मेल के जरिए भेजा है विजय मीना जी ने नागपुर से। और अनिल जी आपसे जानना चाहते हैं, ईएलएसएस में टैक्स सेविंग फंड्स जो होते हैं उसमें डिविडेंड ऑप्शन ज्यादा बेहतर होती है कि ग्रोथ ऑप्शन? इनफैक्ट काफी बार हम चर्चा भी कर चुके हैं कि डिविडेंड ऑप्शन पे पैसा लगाएं यहाँ पर ईएलएसएस में, क्योंकि एक लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का। पर किसी को अगर नियमित आय की जरूरत ना हो तो एक यहाँ पर एक ग्रोथ ऑप्शन में भी रकम जोड़ के काफी अच्छा यहाँ पर बेनिफिट कमाया जा सकता है। आपके क्या नजरिया? देखिए, अगर उद्देश्य आपका है वेल्थ क्रिएशन का, फिर तो ग्रोथ ऑप्शन में जाइए। लेकिन अगर आपका उद्देश्य है कि आप साथ साथ प्रॉफिट बुक करते रहें और डिविडेंड आपको मिलता रहे, रेगुलर इनकम मिलते रहे, तो आपको डिविडेंड ऑप्शन में जाना चाहिए। एक तीसरी भी ऑप्शन होती है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। वो ईएलएसएस स्कीम्स के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जब भी आपका डिविडेंड मिलेगा और री इन्वेस्ट होगा तो वो फिर 3 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा। तो ये याद रखिए। तो अगर आपने कैपिटल ग्रो करनी है अपनी, तो ग्रोथ ऑप्शन में बेहतर है, और रेगुलर इनकम चाहिए तो डिविडेंड ऑप्शन। चलिए, तो आपके ऑब्जेक्टिव पर निर्भर करेगा कि आप